हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं, हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ का, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसके एंड पे। और आज हमारा ये लास्ट वीडियो होगा उस चैप्टर का, जिसमें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कवर करेंगे। सो गाइस, इससे पहले मैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स कवर करूं, मैं आपको ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपके फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिएगा। और आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चाहे आपको वीडियो समझ में आए या ना आए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि हाँ, आपको वीडियो समझ में आया या आपको ये डाउट्स हैं, और वो मैं डाउट्स आपके तभी इमीडिएटली क्लियर कर दूंगी। बट आपका फीडबैक जरूर मुझे दीजिएगा कमेंट्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स का गाइस जो पहला टॉपिक है वो है पेडिग्री एनालिसिस का, है ना। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जो है ह्यूमंस में बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो इनहेरिटेड होते हैं, है ना। और मेंडल की जो जो भी काम था, वो इनिशियली हमने पढ़ा था कि भाई इनिशियली तो बहुत लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं करा था, बट बहुत सारे साइंटिस्ट ने धीरे धीरे रीडिस्कवर किया था, है ना। तो जब उनके काम की रीडिस्कवरी हुई, उसके बाद लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, उसका एनालिसिस करके हमें बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे केसेस में जो है हम जो एनालिसिस करते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि कोई ऐसा जीन है जो मे बी इनहेरिट हुआ है, और उसके वजह से चेंजेस आ गए हैं जो भी उसके बाद की जनरेशन है उसमें। ठीक है, तो ऐसे ही एनालिसिस को, किसकी, ट्रेड्स के एनालिसिस को, जो हम सेवरल्स ऑफ जनरेशंस में करते हैं एक फैमिली में, हमने बोला पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस में जो इनहेरिटेंस है एक पर्टिकुलर ट्रेट का, वो हम फैमिली ट्री के फॉर्म में ओवर जनरेशंस एनालाइज करते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट का इनहेरिटेंस को बेसिकली स्टडी कर रहे हैं ओवर जनरेशन एक फैमिली ट्री में। ठीक है, तो बेसिकली क्या देखा गया कि ह्यूमंस के जेनेटिक्स में जो पेडिग्री स्टडी है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल देती है, क्योंकि ये स्पेसिफिक ट्रेट जिससे कि अब नॉर्मेलिटी ऐसी या डिजीज हो सकती है ना, उसकी स्टडी में हेल्प करती है। अब हम ये जो पेडिग्री बनाते हैं, उसमें कुछ ऐसे जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे फीमेल का सिंबल आपको दिखेगा, है ना, मेल का सिंबल दिखेगा। अगर सेक्स अनस्पेसिफाइड है तो उसका दिखेगा, अगर अफेक्टेड है तो रेड कलर में है, मेट कर रहे हैं तो, अगर रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग है तो, अगर आप ये देखें यहाँ पर तो पेरेंट्स हैं ऊपर, और ये चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रन का भी क्या है, लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो आपको ऑर्डर है बर्थ का, है ना। तो सबसे बड़ा लेफ्ट है, उसके राइट जाते जाएंगे तो छोटे वाले सिबलिंग्स हैं। और वैसे ही पेरेंट्स हैं जो कि अनअफेक्टेड है, बट जो मेल चाइल्ड है वो अफेक्टेड है। ये अगर मैं ये लिख रही हूँ सिंबल कहीं पेडिग्री एनालिसिस में, तो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है इसका मतलब। तो बहुत सारे गाइस हम ऐसे सिंबल्स यूज करते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में, अगर मैं आपको ओवरऑल बोलूं कि क्या सीखा है, तो हमने इस चैप्टर में गाइस ये तो सीखा ही है ना कि डीएनए जो है, ठीक है, उस पे जीन होता है ना। और ये डीएनए क्रोमोसोम्स में है, और ये जो डीएनए है यही कैरियर है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। ठीक है, और ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन बिना किसी चेंज या ऑल्टरेशन के पास ऑन हो रही है। ठीक है, अगर इसमें किसी तरीके का चेंज हो जाता है, चाहे वो एडिशन हो या डिलीशन हो, किसी भी तरीके का ऑल्टरेशन हो जाता है, तो जो है उसको बोलते हैं म्यूटेशन। और इसके वजह से ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। इस म्यूटेशन, इस ऑल्टरेशन की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो ग्रुप्स में कैरेक्टराइज कर दिया गया। पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर, और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब सबसे पहले देखते हैं क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है, वो उसमें हम बेसिकली डिटरमाइन करते हैं ऑल्टरेशन या म्यूटेशन एक सिंगल जीन में। क्या करते हैं,
मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ऑल्टरेशन या म्यूटेशन हो रहा है एक सिंगल जीन में, ठीक है। ये डिसऑर्डर्स ट्रांसमिट होते हैं ऑफस्प्रिंग में सेम लाइन के, ये याद रखिएगा, किसमें? सेम लाइन के ऑफस्प्रिंग में, और ट्रेस करते हैं हम पेडिग्री एनालिसिस से, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोनूरिया, थैलेसीमिया, ये सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप पेडिग्री एनालिसिस देखेंगे ना, ये तो आपको दिख रहा है कि दो तरीके से हो सकते हैं, डोमिनेंट भी और रेसेसिव भी। पहला ये जो देख रहे हैं आप, इसमें डोमिनेंट फीमेल है, फीमेल में डिसऑर्डर दिख रहा है ना। तो यहाँ पर नीचे भी बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसके बाद की जनरेशन, यहाँ पे ये दोनों क्योंकि नॉर्मल हैं तो यहाँ पर सब कुछ सही है, यहाँ पर क्योंकि ये फिर अफेक्टेड है तो यहाँ फिर एक आ गया। अच्छा, दूसरे तरीके में आप देख रहे हैं कि रेसेसिव है, तो ये हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, यहाँ डोमिनेंट है, ठीक है, जैसे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में होता है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होगा, पेरेंट्स में नहीं दिखेगा आपको सिम्टम, क्योंकि पेरेंट्स में डिजीज नहीं है, वो कैरियर है, ठीक है, वो रेसेसिव कैरियर है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में होता है। पेरेंट्स में नहीं है, पेरेंट्स नॉर्मल है, बट फिर भी जो फर्स्ट जनरेशन है वो अफेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर से, क्योंकि ये कैरियर है या ये कैरियर है, तो यहाँ भी अफेक्टेड है, ठीक है। तो पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हम पढ़ेंगे वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर मतलब मेल या फीमेल में हो सकता है, दोनों जो दोनों पेरेंट्स हैं, और रिसेसिव है मतलब कि पेरेंट्स में नहीं दिखेगा आपको उसका कोई सिम्टम, पेरेंट्स नॉर्मल है बट वो कैरियर है। क्या होता है कि जो आपके आईज के रेड और ग्रीन कोन होते हैं ना, वो काम नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से आप रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्यों होता है? एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन से होता है। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, एक्स क्रोमोसोम के में म्यूटेशन से होता है। और अगर मैं बात करूं कि मेल्स में कितना और फीमेल्स में कितना, तो मेल्स में अराउंड 8% मेल्स में होता है, 0.4% फीमेल्स में होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में हो रहा है और मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल में दो होते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर मेल के एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट है तो वो तो डिफेक्ट आ ही गया। फीमेल में अगर एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है और दूसरा नॉर्मल है, तो वो फीमेल में नहीं आया, वो नहीं दिखेगा, है ना। अब अगर किसी विमेन के सन की बात करें, ठीक है, तो उसका 50% जीन चांस है कलर ब्लाइंड होने का, है ना। जो मदर है वो खुद कलर ब्लाइंड नहीं है, क्योंकि जीन रिसेसिव है, मतलब दूसरा जो जीन है वो नॉर्मल और वो डोमिनेट कर जा रहा है रिसेसिव को, है ना। और इसी वजह से डॉटर जो है नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं होगी, है ना। और वो तभी होगी जब उसकी मदर जो है वो कैरियर है, मतलब कि एक तो रेसेसिव है ही और फादर कलर ब्लाइंड है ना। तो जब कोई डॉटर में मदर कैरियर है और फादर कलर ब्लाइंड है, तो ही डॉटर का चांस है कलर ब्लाइंड होने का, ठीक है। तो मेल में ज्यादा होता है। सेकेंड जो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। अगेन सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है ये। इसमें क्या होता है कि अगेन फीमेल जो कि अनअफेक्टेड है बट कैरियर है, से मेल प्रोजेनी में जाता है। इस डिजीज में होता क्या है कि एक सिंगल प्रोटीन है जो कि कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स का पार्ट होता है, और वो जो प्रोटीन है ना, वो बन नहीं रहा है। और वो जो प्रोटीन्स का कैस्केड है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब क्योंकि ये प्रोटीन ही नहीं है, बन रहा है, जीन में कुछ गड़बड़ी है जिस वजह से प्रोटीन ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, तो होता क्या है कि एक छोटा सा कट और नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि हेट्रोजाइगस फीमेल जो कि कैरियर है वो ट्रांसमिट करती है डिजीज सन्स को। किसको? सन को। अगेन फीमेल का हीमोफीलिक होने की पॉसिबिलिटी जो है वो एक्सट्रीमली रेयर होती है। क्यों? क्योंकि ये तभी होगा जब मदर
कैरियर है और फादर हीमोफिलिक है, अगेन पॉसिबिलिटी कम होगी इसकी, है ना, तो एक्सट्रीमली रेयर है फीमेल का हीमोफिलिक होने का। एक बहुत रॉयल एग्जाम्पल हीमोफीलिया का है जो सब पढ़ते हैं, कि जो क्वीन विक्टोरिया है ना, उनके पेडिग्री एनालिसिस जब की गई तो उनमें देखा गया कि बहुत सारे उनके डिसेंडेंट्स जो है वो हीमोफिलिक थे, ठीक है। और ऐसा इस वजह से था कि क्योंकि क्वीन विक्टोरिया खुद हीमोफीलिया की कैरियर थी, खुद इस डिजीज की कैरियर थी, ठीक है। तो ये तो हो गया हीमोफीलिया। तीसरे तरीके की जो मेंडल डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, वो है सिकल सेल एनीमिया। इसको बोलते हैं ऑटोजोम रेसेसिव। फिर से अब ये सेक्स क्रोमोसोम्स का नहीं है, ये ऑटोजोम का है ना। ऑटोजोम लिंक्ड रेसेसिव, ट्रांसमिट हो सकता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में तभी जब दोनों पार्टनर्स कैरियर हो जीन के, मतलब कि हेटेरोजाइगस हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि डिजीज कंट्रोल होती है एक सिंगल पेयर ऑफ अलील से, या तो वो HbA होगा HbS होगा, ठीक है। अब ये जो है तभी होता है, ठीक है, डिजीज तभी होगी जब आपका जीनोटाइप होमोजाइगस है, मतलब कि HbS ही सिर्फ प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हेटेरोजाइगस हो गया HbA और HbS तो ये इंडिविजुअल जो हेटेरोजाइगस है वो तो अनअफेक्टेड है, लेकिन ये कैरियर हो जाएंगे। और ऐसे अगर पेरेंट्स दोनों कैरियर है तो डिजीज ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी होगा, ठीक है। होता कैसे है ये कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है ना, वो वैलीन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, कहाँ पर, हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें 6th पोजीशन पे, ठीक है। इसका मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है अमीनो एसिड का ग्लोबिन प्रोटीन में 6th पोजीशन पे, ठीक है। और वो ग्लूटामिक एसिड की जगह बंद हो जा रहा है वैलीन। और इस चेंज, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉर्मल अगर जीन है तो CTC और GAG, अगर सिकल सेल है तो CAC, और ये पलट गया है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो mRNA इसके बाद इससे बन रहा है वो GUG बन जा रहा है, और GUG कोड करता है वैलीन को, और ग्लूटामिक एसिड की जगह 6th पोजीशन पे वैलीन बन जा रहा है। इसके वजह से ही जो है आपका जो बेसिकली म्यूटेंट अब हीमोग्लोबिन हो गया, वो क्या होता है, पॉलीमराइज हो जाता है लो ऑक्सीजन टेंशन में। और जो शेप है आरबीसी का, यहाँ आप शेप देख रहे हैं, बाइकनकेव शेप है ना, ये जो शेप है ये बाइकनकेव शेप है आरबीसी का, उसकी जगह सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन हो जाता है, इसीलिए सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। अगली जो आपकी डिसऑर्डर है, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, वो है फिनाइल कीटोनुरिया। इसमें क्या होता है कि अगेन ऑटोजोमल है, सेक्स क्रोमोसोम का नहीं है, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसमें एक एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। और ये एंजाइम जो है ना वो कन्वर्ट करता है फिनाइल एलानिन को टायरोसिन। तो जो एंजाइम फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है वो एंजाइम नहीं बन रहा है। उसकी वजह से क्या होता है कि फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और एक्यूमुलेट होते होते फिनाइल पायरुविक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड। अब इस फिनाइल पायरुविक एसिड का जब एक्यूमुलेशन ब्रेन में होता है तो मेंटल रिटार्डेशन होता है, ठीक है। ये किडनी अब्जॉर्ब नहीं करती है तो एक्सक्रीट भी होता है यूरिन से। तो बेसिकली एक ऐसा एंजाइम जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता था, वो एंजाइम नहीं है, तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया। जो आपका लास्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो है थैलेसीमिया। अगेन थैलेसीमिया इज ऑटोजोम, नॉट सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में होता है, और तभी होता है जब दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड कैरियर है, मतलब हेटेरोजाइगस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि या तो म्यूटेशन होता है या डिलीशन होता है, ठीक है। और किसमें होता है, अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स होती हैं प्रोटीन हीमोग्लोबिन में, राइट। तो अल्फा ग्लोबिन चेन में भी हो सकता है, बीटा ग्लोबिन चेन में भी हो सकता है। इसके वजह से क्या होता है कि अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसके वजह से एनीमिया हो जाता है। अभी इसको क्लासिफाई दो तरीके से करते हैं। अगर अल्फा ग्लोबिन चेन में हुआ है तो अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं,
अगर बीटा ग्लोबिन चेन में हुआ है तो बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। अल्फा थैलेसीमिया जो है वो कंट्रोल होता है दो क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 और HbA2 और किस पे, क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट। इसके वजह से क्या होता है कि म्यूटेशन हो जाता है। बीटा थैलेसीमिया एक सिंगल जीन जिसको बोलते हैं HBB के वजह से, और ये होता है प्रेजेंट क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट। तो पहले तो ये बोला था हमने कि हर दोनों पेरेंट को अनअफेक्टेड कैरियर होना चाहिए, है ना। हो क्या रहा है, अगर अल्फा थैलेसीमिया में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम नंबर 16 जो है हर पेरेंट, दोनों पेरेंट का, उसमें चेंज हो रहा है। उसमें दो जीन्स है HbA1 HbA2 जो चेंज हो रहे हैं। अगर बीटा थैलेसीमिया, उसमें क्या हुआ है कि क्रोमोसोम नंबर 11 जो है दोनों पेरेंट का, उसका एक सिंगल जीन है HbB जो कि म्यूटेट कर रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। तो गाइस ये तो हो गए मेंडेलियन डिसऑर्डर्स अलग अलग तरीके के। अब हम पढ़ेंगे थोड़े क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी। तो आपके जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो म्यूटेशन और अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, तो उसकी वजह से होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। बोल ही रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, है ना। अब अगर इसमें दो केस हो सकता है कि या तो एक क्रोमोसोम का गेन या लॉस हो गया है, किस टाइम पे, जब हमारा सेग्रीगेशन होता है क्रोमैटिड का सेल डिवीजन में, उस टाइम सेग्रीगेशन ही नहीं हुआ है सही से, ठीक है, क्रोमैटिड्स का। तो या तो गेन या लॉस हो गया क्रोमोसोम को, इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें हम एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम की गेन कर लेते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आपका जब साइटोकाइनेसिस होता है टेलीफेज स्टेज में सेल डिवीजन के, ठीक है, वो साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है और उसके वजह से क्या हो रहा है कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जा रहा है, पूरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही बढ़ जा रहा है। इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अब अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो नॉर्मल ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। 23 पेयर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, या फिर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। अब इसमें 22 पेयर जो है वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऑटोसोम्स, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, है ना। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि या तो इंक्लूड हो जाएगा एक एक्स्ट्रा पेयर या लैक करेगा, ठीक है। तो मोनोजोमी अगर लैक कर रहा है एक पेयर, और अगर इंक्लूड हो जा रहा है तो ट्राइजोमी बोलते हैं। पहला जो हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होता है एक एडिशनल कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम नंबर 21, उसको हम इसीलिए बोलते हैं ट्राइजोमी, क्योंकि एडिशनल पेयर आ गया, ठीक है। सबसे पहले इसको जो है डिस्क्राइब करा था लैंगडन डाउन ने, जिस वजह से नाम पड़ा है डाउन सिंड्रोम। 1866 में उन्होंने ये डिस्क्राइब करा था। होता क्या है कि एक एक्स्ट्रा पेयर आने से अफेक्टेड इंडिविजुअल है ना, उसके बहुत सारे रिटार्डेड सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि एक तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड है, ठीक है। तो पूरा आपका फिजिकल और मेडिकल मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड है, ठीक है। कुछ आपके फीचर्स होते हैं जैसे कि फ्लैट, आपका हेड जो है वो छोटा राउंड फ्लैट हेड हो जाता है ना। टंग जो है वो रिंकल्ड फरोड टंग जो हम बोलते हैं हो जाती है, ठीक है। माउथ पूरी तरीके से ओपन नहीं होता है। पाम में बहुत सारे क्रीजेस दिखते हैं, ठीक है। या फिर हार्ट डिजीज होती है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो कहते हैं, बच्चे के पैदा होने से के साथ ही डिजीज जो होती है उनको बोलते हैं कंजेनाइटल डिजीज, है ना। तो पैदा होने के साथ ही हार्ट डिजीजेस होती हैं बहुत सारे टाइम, है ना। तो बेसिकली फिजिकल और मेंटल दोनों ही डेवलपमेंट रिटार्डेड है। ये हो गया डाउन सिंड्रोम। दूसरे तरीके का जो सिंड्रोम होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, मेल में होता है। इसमें क्या होता है कि आपका एक्स क्रोमोसोम है ना, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। ये अब सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो रहा है कि नॉर्मली एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं मेल में, है ना।
क्लाइनफेल्टर के केस में XXY मतलब 46 क्रोमोसोम्स की जगह 47 क्रोमोसोम हो गए, तो 46 प्लस एक एक्स आ गया। ठीक है, अब जब एक्स एक एक्स्ट्रा आ गया और हमें पता है कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो फेमिनिटी, बेसिकली वो फेमिनाइन डेवलपमेंट दिखाता है ना। तो जब एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया तो ओवरऑल तो मैस्कुलिन होता है ऐसा मेल, लेकिन फेमिनाइन डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, और ऐसे इंडिविजुअल्स हमेशा स्टेराइल होते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वैसे ही सिमिलर डिजीज होता है फीमेल्स में, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, माइनस हो जाता है एक एक्स, तो 45 क्रोमोसोम्स ही रह गए। तो नॉर्मली अगर फीमेल्स में एक्स एक्स होता है तो इस केस में हो जाता है क्या, एक्स ओ। ठीक है, अगेन ये जो फीमेल्स हैं ये स्टेराइल होती हैं, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज इनमें क्या हो जाता है कि ओवरीज इनकी जो है डेवलप्ड नहीं होती है, तो ओवरीज रूडिमेंट्री होती है। ठीक है, और अब इसमें क्योंकि फेमिनाइन जो कैरेक्टर्स देते हैं वो कम हो गया एक क्रोमोसोम, है ना, तो लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो जाता है इसमें फीमेल्स में। ठीक है, आप यहाँ अगर डायग्राम भी देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि जो मेल है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिस मेल को है, वो टॉल स्टैचर तो होता है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर और कैरेक्टर है वो फेमिनाइज्ड है। कैसे? एक तो आपको दिख रहा है ब्रेस्ट डेवलपमेंट है ना, तो उसका स्टैचर अगर आप देख रहे हैं ना, तो मतलब जो एक, जो बोलते हैं कि मतलब जो बनावट होती है बॉडी की, जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, वो फेमिनाइन सा हो जाता है, लीन बॉडी हो जाती है ना। वैसे ही अगर आप फीमेल्स के केस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक तो स्टैचर शॉर्ट हो गया, है ना, और अंडर डेवलप्ड मतलब कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं है फेमिनाइन कैरेक्टर्स। क्यों? क्योंकि मेल के केस में एक्स एक्स वाई मतलब एक एक्स एक्स्ट्रा, और फीमेल के केस में एक्स ओ मतलब यहां से एक एक्स हट गया है ना, तो एक एक्स हट गया है। तो इस वजह से दोनों के जो कैरेक्टर्स उसके वजह से हैं, जो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स की बात हम हमेशा करते हैं, वो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स चेंज हो गए, क्योंकि एक जो आपका सेक्स क्रोमोसोम है वो या तो बढ़ गया है एक में, और दूसरे में या तो वो हट गया है। तो गाइस इसके साथ ही हमने जो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एनसीईआरटी में मेंशन किए हैं, जिस डेप्थ में मेंशन किए हैं, एग्जैक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर कर लिया है। ठीक है, तो हमने जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वो पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप मुझे कमेंट में बताइए जरूर कि आपको वीडियो समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेंशन करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। या तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है, ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू।